नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान। कहा, कोविड के बाद इस प्रकार की बैठक हो नहीं पाई थी और नई कार्य समिति की बैठक पहली बार हो रही है। चर्चा में योगी आदित्यनाथ की तरफ से पेश किया गया एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ। विपक्ष ने जो अच्छे कामों में रोड़े अटकाए उनके खिलाफ भी बात की गई। हरियाणा के बारे में कहा गया कि किसान आंदोलन के बावजूद उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा। कहा गया कि अभय चौटाला जीत कर भी हारे और हम आगे बढ़े हैं। एनडीए की सरकारों ने पेट्रोल डीजल के रेट कम किए और हरियाणा में आसपास के प्रदेशों से रेट कम है। विपक्षी नेताओं के आरोप पर कहा कि वो जिस पर बात कर रहे हैं वो वैट नहीं जीएसटी है। 75% नौकरियों में आरक्षण पर कहा कि ये कानून बन गया और हमने स्लैब को कम करके 50,000 से 30,000 किया और कंपनियों से भी बात कर ली है। गुरुग्राम में जुमे की नमाज प्रकरण को लेकर कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने बीजेपी पर करारा हमला करते हुए कहा कि कानून और संविधान में सबको इजाजत है कि वो अपनी इबादत करें। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि कुछ लोग प्रदेश में आपसी सौहार्द को खराब कर माहौल बिगाड़ने की नापाक साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपसी सौहार्द को नुकसान पहुंचाने का काम सरासर जबरदस्ती है। एक वर्ग को दबाने का काम किया जा रहा है। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के आंख निकलने और हाथ काटने वाले बयान की बादली विधायक कुलदीप वत्स ने कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में चूर बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा भूल गए हैं कि ये जनता है, ये सब जानती है बीजेपी की नीति और नीयत क्या है। कुलदीप वत्स ने कहा कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जिम्मेदाराना पद पर बैठे हैं, लेकिन उनके बयान किसी सड़क छाप से कम नहीं। भगवान विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर नारनौल में हुई घटना के विरोध में अखिल भारतीय जांगड़ी ब्राह्मण महासभा ने उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी को ज्ञापन सौंपा। भारतीय ब्राह्मण महासभा ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कार्रवाई न किए जाने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की बात कही। अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के उप प्रधान रामतीरथ सुधार ने कहा कि विश्वकर्मा दिवस पर पूजा और हवन कार्यक्रम था, जिसमें असामाजिक तत्वों द्वारा मुख्य पंडाल के पर्दे फाड़ दिए गए। वहीं आरोपियों ने कातिलाना हमला किया और सांसद की गाड़ी को भी तोड़ दिया। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने के मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कोई भी धार्मिक आयोजन करना है तो वो अपने धार्मिक स्थानों के अंदर ही करने चाहिए। यमुनानगर पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि समाज के सभी वर्ग वर्तमान सरकार से दुखी और परेशान हैं। वो सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो देश के सभी समान विचारधारा वाले दलों से बातचीत करके तीसरे मोर्चे के गठन का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वो इसके लिए मैदान में आ चुके हैं। भिवानी जिले का आदर्श गांव सुई आज किसी पहचान की मोहताज नहीं, जिसका विकास ग्रामीणों ने मिलकर किया। आदर्श गांव सुई को इस क्षेत्र का टूरिज्म हब माने जाने लगा है। गांव सुई में लगभग 6 किलोमीटर की पक्की ब्लॉक की गलियां हैं। गांव सुई में छोटे बड़े 8 पार्क समेत 5,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम यहां पर्यटकों को आकर्षित करता है। साल 2014 में स्व प्रेरित आदर्शन गांव सुई का शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था। अब महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 नवंबर को गांव के विकास कार्यों को ग्रामीणों को समर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। कुरुक्षेत्र में डीएपी खाद की कमी से जूझ रहे किसान अब खाद निर्माता कंपनी भी सितम ढाने लगी है। दरअसल खाद कंपनी डीलरों को खाद के साथ सल्फर जबरन भेज रही है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इस संबंध में पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल और कृषि मंत्री को भी चिट्ठी लिखकर इस समस्या को खत्म करने और जबरन खाद के साथ सल्फर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो शाम मेंग पास की फसल किसानों के लिए इस बार आर्थिक तौर पर पूरी तरह खाते का सौदा साबित हुई है। मौसम की मार और कीड़े के प्रकोप ने फसल को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। किसानों ने सरकार से गुहार लगाई कि उन्होंने नष्ट हुई कपास की फसल का तुरंत मुआवजा दिया जाए ताकि रबी की फसल की बुआई कर सकें। सोनीपत में शुगर मिल का पेराई सत्र 10 नवंबर से शुरू होगा, जिसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। शुगर मिल का शुभारंभ सहकारिता मंत्री बनवारी लाल करेंगे।
ऑनलाइन तरीके से किसानों के पास पर्ची पहुंचाई जाएगी। शुगर मिल के ऐप के जरिए किसान पेराई सत्र की सुविधाएं ले सकेंगे। समय से पहले पेराई सत्र शुरू करने से एक तरफ जहां किसानों को राहत मिलेगी, वहीं शुगर मिल की रिकवरी भी बेहतर होगी। अगर शुगर मिल का पेराई सत्र मई जून तक खिंच जाता है तो उस समय चीनी की रिकवरी रेट गर्मी होने की वजह से काफी कम हो जाते हैं। सोनीपत शहर में शुगर मिल की पेराई क्षमता 22,000 क्विंटल गन्ना रोजाना है। शुगर मिल ने पिछले पेराई सत्र में 32 लाख क्विंटल से ज्यादा गन्ने की पेराई की थी। शुगर मिल के अंतर्गत करीब 185 गांव शामिल है। जल संरक्षण अभियान को बढ़ावा देने के लिए इस बार मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत काफी किसानों ने धान की जगह गन्ने का उत्पादन किया। छठ पर्व से चंद रोज पहले विख्यात ब्रह्म सरोवर के तट सूखे हुए हैं और ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा सरोवर माना जाता है। छठ पर्व के 2 दिन रह चुके हैं और वहीं ब्रह्म सरोवर के एक हिस्से के घाटों से पानी निकाल दिया गया। इसको लेकर पूर्वांचल समाज के लोगों सहित छठ पर्व समिति में गहरा रोष है। छठ पर्व पूर्वांचल समाज के लोगों का दीपावली से भी महत्वपूर्ण पर्व होता है और ऐसे में पूर्वांचल समाज के लोग छठ पर्व को बड़ी श्रद्धा आस्था के साथ मनाते हैं। दिवाली के बाद छठ के महापर्व की तैयारियां शुरू हो गई। छठ का पर्व खास तौर से पूर्वांचल के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में रघुनाथ मंदिर के पास बने छठ घाट की साफ सफाई शुरू की गई। लोगों ने बताया कि छठ पर्व यहां बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पूर्वांचल के महत्वपूर्ण पर्व छठ को लेकर पूर्वांचल सेवा समिति ने तमाम पदाधिकारियों ने पर्व को पूरी श्रद्धा से मनाने का निर्णय लेते हुए दिल्ली पुल पर सिरसा मेजर नहर की सफाई का काम जोर शोर से शुरू कर दिया है। गुरुग्राम के केंद्रीय विहार में भगवान चित्रगुप्त की पूजा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। लोग अपने अपने घरों में भी चित्रगुप्त भगवान के चित्र की पूजा अर्चना करते हैं। इस मौके पर ये अपने साल भर के आय व्यय का लेखा जोखा भी प्रस्तुत कर खाते की पूर्ति को मांग भी भगवान चित्रगुप्त से करते हैं। रतिया में डीसी महावीर कौशिक ने नंबरदारों, निगरानी कमेटी और किसानों के साथ बैठक की, जिसमें पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से बढ़ रहा प्रदूषण बेहद चिंता का विषय है और प्रदूषित जहरीली हवा के कारण मानव स्वास्थ्य के साथ पशुओं के लिए भी घातक है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से हवा में खुलकर धुआं जहरीला हो जाता है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को बहुत हद तक परेशानी बनाता है। उन्होंने बताया कि पराली प्रबंधन के लिए गांव स्तर, ब्लॉक स्तर और उपमंडल स्तर पर टीमें गठित की गई हैं। फतेहाबाद जिले में लगभग 60% धान की कटाई हो चुकी है और 40% धान की कटाई बाकी रहती है। किसानों को पराली प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जाए और समझाएं, जो सरकार की तरफ से पराली प्रबंधन के लिए उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनका उपयोग करें। बल्लभगढ़ में प्रदूषण विकराल रूप धारण करता जा रहा है। प्रदूषण की वजह से लोगों की आंखों में ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। रेलवे लाइन पर धुंध के कारण ट्रेनों के संचालन में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बल्लभगढ़ में प्रदूषण का स्तर काफी बड़ा हुआ था और ऊपर से पटाखों ने शहर की हालत और ज्यादा बिगाड़ दी, जिसके कारण काफी गाड़ियां लेट चल रही हैं। पॉल्यूशन को देखते हुए सरकार और एनजीटी खास तौर पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। बल्लभगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है, जो आसमान में छा चुका है और आम जनमानस के लिए विकराल रूप धारण कर चुका है। फरीदाबाद की आबोहवा बढ़ते प्रदूषण की वजह से जहरीली होती जा रही है, जिसकी वजह से AQI 440 के पार पहुंच गया। दिवाली के बाद गुरुग्राम में हवा जहरीली हो गई थी, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंच गया था। दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं मिली। दिवाली के 3 दिन बाद भी दिल्ली के आसमान में पॉल्यूशन की चादर से धुंध छाई हुई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा के किसान खेतों में पराली जला रहे हैं, जिसने दिल्ली की हवा की सेहत बिगाड़ दी है। दिल्ली में अभी भी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना है। दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 436 दर्ज किया गया। दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 286, जबकि PM 10 का स्तर 412 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली NCR में शनिवार को औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 462 दर्ज किया गया था। सोनीपत के खरखौदा खाड़ा बाईपास के पास एक शख्स का शव बरामद हुआ है, जिसकी तेजधार हथियार से हत्या की है।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पलवल में 16 वर्षीय नाबालिग को रास्ते से अगवा कर दुष्कर्म किया गया। नाबालिग के शोर मचाने पर उसकी मां मौके पर पहुंच गई तो आरोपी ने मां बेटी के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि वो किसी काम से घर से बाहर निकली थी। उसी दौरान गांव के युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने शोर मचाया तो उसकी मां मौके पर आ गई और आरोपी के चंगुल से उसे छुड़ाया। वहीं पीड़िता का आरोप है कि शिकायत लेकर जब वो महिला थाने में पहुंची तो मुकदमा दर्ज करने की बजाय उल्टा उसे धमकाया गया। दूसरी तरफ महिला थाना प्रभारी ने धमकाने के आरोप को नकारते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। लीगल एडवाइजर के सामने पीड़िता के बयान कराए गए। जो शिकायत उसने दी है उसी पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सोना दमदमा रोड पर निजी कंपनी की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों के साथ साथ बेजुबान पशुओं को बिठाना पड़ रहा है। कंपनी द्वारा खोदे गए गड्ढों में बीती रात एक सांड गिर गया, जिसे आसपास के लोगों ने जेसीबी की मदद से 1 घंटे की भारी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद था। इस मामले में लोगों ने कंपनी के खिलाफ एक शिकायत सोना थाने में दी है। काफी समय से लोग इन गड्ढों की शिकायत कर रहे हैं। पलवल रेलवे स्टेशन से बस अड्डे की ओर आने वाली मुख्य सड़क पर एक खुला मेन हॉल लोगों के घायल होने का सबब बनता जा रहा है। इस गड्ढे में गिरने से कई वाहन चालक घायल हो चुके हैं, लेकिन संबंधित विभाग और पार्षद की नजरें इस गड्ढे पर नहीं पड़ी। करनाल में दिवाली वाली रात को रेलवे स्टेशन के पास चाकू से गोदकर प्रकाश हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस की माने तो लूटपाट के इरादे से आए बदमाशों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। वारदात को अंजाम देने में जीजा साले के अलावा उनका एक साथी शामिल था। वारदात के बाद पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए एक आरोपी अपने ससुराल पानीपत तो 2 आरोपी पटियाला फरार हो गए थे। तीनों आरोपियों को पुलिस की CIA 2 टीम ने काबू कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। करनाल में दीपावली से एक दिन पहले उत्तम नगर स्थित निर्माणाधीन मकान में की गई महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी राजेश उर्फ संदेश को काबू कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया ताकि हत्या की असल वजह का खुलासा हो पाए। गोहाना उपमंडल के बरौदा थाना अंतर्गत गांव मदीना में एक विवाहिता की चाकू और पत्थर मारकर हत्या का मामला सामने आया। शुक्रवार को महिला का शव एक मकान में पड़ा हुआ मिला। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक महिला की पहचान नीतू के रूप में हुई। मृतका ने पहले पति की मौत के बाद दिनेश से दूसरी शादी लव मैरिज की थी। नीतू अपने पहले पति सुंदर दिल्ली निवासी की मौत के बाद दिनेश के संपर्क में आई थी। दिनेश के साथ नीतू के पहले पति के 3 बच्चे थे, जिस पर बच्चों को साथ रखने पर विवाद हुआ और दिनेश ने अपनी पत्नी की चाकू और पत्थर मारकर हत्या कर दी। नेशनल हाईवे हिसार चंडीगढ़ रोड पर एक फाइबर गाड़ी की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 दोस्तों सहित 3 की मौत हो गई। वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए अग्रोहा रेफर कर दिया गया। गोहाना के भंडेरी गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में महिला और बच्ची की मौत हो गई। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। अंबाला में दिन दहाड़े एक दुकान में घुसकर हमलावरों ने तलवारों और डंडों से हमला कर दिया, जिसमें दुकान मालिक सहित एक अन्य लड़का घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। अंबाला की सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी ने जेल में दवाइयां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट की शिकायत पर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। देश में कोरोना की लहर बरकरार। पिछले 24 घंटों में 12,432 नए मामले। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 670 नए मामले, 14 की मौत, 8,296 एक्टिव केस। असम में कोरोना के 239 नए मामले, 2 की मौत। प्रदेश में 2032 एक्टिव केस। बिना खर्ची और पर्ची के शहीद सैनिक की बेटी नैन्सी बनी पुलिस सब इंस्पेक्टर। सरकार की पारदर्शी प्रणाली की नैन्सी और परिजनों ने की प्रशंसा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कारण ही युवाओं को मिल रही है योग्यता के आधार पर नौकरियां। यमुनानगर में DAP खाद की किल्लत से किसान परेशान। किसानों को DAP खाद लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसी समस्या भी सामने आ रही है कि किसानों की जमीन तो कई एकड़ है, लेकिन उन्हें खाद मात्र 5 कट्टे मिल रही है।
लोहारू से सिवानी सड़क मार्ग पर खरकड़ी गांव में ग्रामीणों ने रोड जाम किया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सूचना दी और जाम खुलवाया। ग्रामीणों की मांग है कि हमलावर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और गांव से ठेका हटाया जाए। निर्मला सीतारमण ने कहा, पूरी दुनिया में जो वैक्सीनेशन का सराहनीय काम भारत में हुआ, उसको याद करते हुए हम ये भी याद रख रहे हैं कि कैसे विपक्षी पार्टियों ने शुरुआत से ही वैक्सीनेशन पर कई सवाल उठाए। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में नया इतिहास रचेगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा समापन हो गया। इसकी शुरुआत गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ हो चुकी है। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट आगामी 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए। दोनों धाम को फूलों से सजाया गया। प्रेजेंटेड बाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि फोटोनिक हेम पुष्पा। चुनाव और वैक्सीनेशन अभियान समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी का मंथन। दिल्ली में हुई बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े मुख्यमंत्री मनोहर लाल और ओपी धनखड़। आंदोलन की अगली रणनीति को लेकर मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। रोहतक में हुई किसान संगठनों की पंचायत। संसद कूच और पीएम निवास के घेराव की बनी रणनीति। आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने खड़े किए सवाल। कहा, किसान नेता ही नहीं चाहते मसले का हल, बातचीत के लिए बुलाने पर नहीं होते बैठक में शामिल। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने के मामले ने पकड़ा तूल। गृह मंत्री अनिल विज ने दी नसीहत। बोले, बिना परमिशन रास्तों पर ना हो धार्मिक आयोजन। आफ्ताब अहमद बोले, कुछ शरारती तत्व सौहार्द बिगाड़ने की रच रहे साजिश।